तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम 10th क्लास के एक चैप्टर की बात करेंगे फिजिक्स में, जिस चैप्टर का नाम रहेगा लाइट। ठीक है, अभी कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर 10th क्लास के कुछ वीडियोस बना दें। ठीक है, उसी में लाइट चैप्टर जो था बच्चों की, कुछ बच्चों की डिमांड था, तो पहले लाइट चैप्टर देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे के चैप्टर्स भी देख लेंगे। ओके, तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चैप्टर का जो नाम है लाइट, लाइट जो है वो क्या चीज होती है, एक्चुअल में है क्या चीज लाइट। तो सिंपल सा आंसर है, लाइट क्या है, एक तरह का एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अब अगर ये किसी टाइप की एनर्जी है तो कोई बात नहीं है सर, फिर ये हमारी मदद किस में करती है। तो साफ साफ आपको पता ही है कि लाइट के बिना आप किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर लाइट नाम की चीज़ ना होती। अगर हम ऐसे संसार में होते तो ये संसार आपको कैसा दिखता। आप कहेंगे सर दिखता ही नहीं, क्योंकि लाइट के बिना चीज़ें थोड़ी ना दिखती हैं आपको। किसी भी प्रकार की अगर लाइट ना होती तो हर जगह अंधेरा होता, कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये है लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the things या objects, कुछ भी बोले। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन इसका, आप इजीली इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। शायद मेरी बातें आपको समझ में आ भी गई होंगी, मैंने जो आपको बताया है। ओके, देखिए आगे। अब देखिए लाइट तो ठीक है, हमें थोड़ा समझ में आ गया और हमें ये भी पता लग गया कि सर लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि लाइट की वजह से चीज़ों को देख कैसे पा रहे हैं। वो तो ठीक है, देखने के लिए भाई आंखें भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, लाइट भी चाहिए। अब ये देखते हैं कि लाइट होने के बावजूद भी हम चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं, है ना, किस वजह से देख पा रहे हैं, किस तरह से देख पा रहे हैं, क्या वो फिनोमिना है, क्या इसके पीछे कारण है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझेंगे कि कहीं से भी लाइट आता है और किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और तब हमारे पास लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से पहुँचती हैं। अब इस केस में बच्चों दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक तरह के तो आपके मिल जाएंगे ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सर ल्यूमिनस से क्या कहना चाह रहे हो? तो बच्चों ल्यूमिनस से मेरा मीनिंग ये है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास अपनी खुद की लाइट होगी, है ना, खुद की लाइट होगी। अब खुद की अगर लाइट है तो ऑब्जेक्ट अपने आप ही दिख जाएगा आपको। भाई अगर उसके पास लाइट होगी, जैसे सन है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, सन है, जैसे सन है, कोई टॉर्च है, कोई बल्ब है, कुछ भी जिनके पास खुद की लाइट है, तो वो चीजें आपको नजर आ रही है क्योंकि उनके पास अपनी खुद की लाइट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट है और वो खुद की लाइट की वजह से दिख रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोल देंगे, ल्यूमिनस। दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट बच्चे, उनका नाम रहेगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस का क्या मतलब है, तो आप समझ ही गए होंगे। जब ल्यूमिनस का मतलब जिनके पास खुद की लाइट है, तो नॉन ल्यूमिनस कौन होंगे, जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, जो दूसरों की लाइट की वजह से दिखते हैं। ठीक है, तो इस केस में जैसे हम हो गए, है ना, और आसपास की जैसे मान लीजिए चेयर है, कुत्ता है, बिल्ली है, लकड़ी है ना, दीवारें हैं, पत्थर, कुछ भी आप मान के चलो, तो ये जो चीज़ आपको नजर आती हैं, है ना, या और लोग आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप क्यों देख पा रहे हैं, उनके पास खुद की लाइट थोड़ी है। अब ये मत कहना सर वो ऐसे टॉर्च लेके घूमेंगे तो वो दिख जाएंगे सर, ठीक है, उसकी वजह से, वो नहीं। हम कहना चाह रहे हैं कि वो पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरों की लाइट की वजह से हमें दिखे, उनको हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। अब हम किस पर बात कर रहे थे कि चीजें दिख क्यों रही हैं, किस वजह से दिख रही हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले लो, मान लो ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है,
ये मान लो आपका सन, सूरज है, ठीक है। अब यहां से बच्चों, यहां से मान लीजिए इस तरह से लाइट रे आती है, आप यहां खड़े हैं, अब इसके पास खुद की लाइट तो है नहीं, लेकिन आप इसको देख पाएंगे। रीजन इज क्योंकि यहां से लाइट पड़ के ऐसे आ जाएगा, इस पर्सन पर लाइट, यहां से लाइट रेज आएंगी, इस पर गिरेंगी और ऐसे इस तरह से मुड़ के, हम बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आगे हम बात करेंगे। इस तरह से बच्चे रिफ्लेक्ट होके लाइट आएगा और इस पर पहुंचेगा। ये मान लीजिए हम हैं, ठीक है, और वो लाइट रे हमारी आंखों में पहुंचती है। जैसे मान लीजिए आप किसी दीवार को देख रहे हैं, तो आप ऐसा इमेजिन करें कि सर उस पर बहुत सारी लाइट रेज आई होंगी, वो कहीं से भी आई होंगी, किसी ऑब्जेक्ट से। हमें तो मीनिंग है कि हमारे पास पहुंचनी चाहिए, तो वो आके उस पर पड़ेंगी, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में आ जाएंगी। हमारी आइज में आने के बाद रेटिना पे, हमारी आई में उसका इमेज बन जाएगा और वो ऑब्जेक्ट हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि चीजें देख कैसे पाएंगे। तो कहीं से भी लाइट आएगा, ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा और वहां से पड़ के हमारी आईज में आएगा रिफ्लेक्ट होके, तो वो ऑब्जेक्ट हमें सीन हो जाएगा। अब कोई भी आप चारों तरफ कोई भी चीज समझेंगे, कोई भी चीज ले लो चाहे, ठीक है, आपके चारों तरफ अभी जितने भी चीजें हैं जिनको आप अभी देख पा रहे होंगे, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि वहां से बहुत सारी लाइट रेज कहीं से भी उन पे आई हैं और उन पर से लाइट रेज पड़ के, गिर के और वहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में आ रही हैं। तो इसलिए हर पॉइंट उन ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है ना, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना, ऐसी भी चीजें होंगी जैसे मान लीजिए आप किसी दीवार को देख पा रहे हैं, तो दीवार का पीछे का हिस्सा आप नहीं देख पा रहे होंगे। उसके पीछे कारण क्या होगा? क्योंकि लाइट जो है, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अंदर ऐसा मान के चलेंगे, लाइट जो है वो कैसे पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ठीक है। हालांकि वैसे दो नेचर होते हैं लाइट के, एक रे नेचर और एक वेव नेचर। वेव नेचर अभी हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, वो 12th क्लास में आता है। तो यहाँ हम क्या मान के चलने वाले हैं, पार्टिकल नेचर लेके चलेंगे और पार्टिकल नेचर में हम क्या देखेंगे, लाइट जो है हमारा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट ट्रेवल करेगा तो आपको वो चीजें तो दिख जाएंगी जहां से लाइट रे सीधी आ सकती हैं। अब दीवार का पीछे का हिस्सा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वहां से लाइट आपके पास आने के लिए लाइट को मुड़ना पड़ेगा, और बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है वो इतना आसान नहीं है। वो हम देखते हैं जब वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ाते हैं कि बेंडिंग का जो फिनोमिना है उसके लिए जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो अपर्चर्स हैं, जो होल्स होंगे, छिद्र होंगे, उनका जो साइज है बहुत छोटा होना चाहिए, तब जाके बेंडिंग का फिनोमिना पॉसिबल है, जो कि हमारे डेली लाइफ में हम इस तरह के जो है मतलब ऑब्जेक्ट्स को या ऐसे होल, छिद्र या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हमें नहीं मिलते हैं। तो बेंडिंग का फिनोमिना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो आप तो ये मान के चलेंगे कि सर लाइट कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। तो स्ट्रेट जहां तक आप देख पा रहे हैं चीजों, स्ट्रेट जहां तक देख पाएंगे वहां तक की चीजें आपको नजर आ जाएंगे। जहां से मुड़ के आना पड़ेगा लाइट को, वहां की चीजें हम नहीं देख पाएंगे। ओके, मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हमने दो बातें की हैं अभी तक। लाइट एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, जो देखने में हमारी मदद करता है, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, और चीज़ों को हम देख कैसे पा रहे हैं वो भी मैंने हल्का फुल्का आपको बता दिया है, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ रहा हो कि ठीक है सर, हमने चीज़ों को देख लिया, लेकिन सर एक सवाल दिमाग में उठता है कि ये जो तरह तरह के कलर्स हमें दिखते हैं, इनके पीछे सर फिर क्या कारण है? तो इस कारण को ढूंढते हैं। चलिए, तो हम ये कहेंगे, देखिए मान लीजिए सन से हमारे पास लाइट आया, तो वो जो लाइट है उसका नाम होगा वाइट लाइट। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों? वाइट लाइट। अब न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने वाइट लाइट को एक प्रिज्म पर फोल्ड करवाया। क्या क्या न्यूटन ने? वाइट लाइट लिया और वाइट लाइट को बच्चों एक प्रिज्म पर फोल्ड करवाया। न्यूटन को क्या मिलता है? ये लाइट यहां से इस तरह से कुछ कलर्स में जो है बट जाएगी, ठीक है। अब इनको यहां से हल्का हल्का और बेंड कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का हल्का यहां से और बेंड कर देना, ठीक है। ये प्रिज्म थोड़ा सा वैसे बड़ा बना लेना, ओके, ठीक है।
अब यहाँ पे जो कलर्स आएंगे सबसे नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है, तो नीचे आएगा वायोलेट, इंडिगो, GYOR, ये बच्चों कलर्स रहेंगे। सबसे नीचे वायोलेट रहेगा, सबसे ऊपर रेड रहेगा। ठीक है, मतलब ये है, ये तो कुछ ऐसा हुआ, हमें लगता तो था सर अकेली लाइट व्हाइट लाइट एक ही कलर है सर, लेकिन न्यूटन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको क्या मिला कि बच्चे इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर छुपे हुए हैं, जो कि यहां पे देखने को मिला। व्हाइट लाइट डाला और मिल गई यहां पे 7 कलर। तो न्यूटन को क्या समझ में आया कि भाई ये व्हाइट लाइट जो है इसके अंदर तो 7 कलर छुपे बैठे हैं। अब न्यूटन क्या करता है, न्यूटन सोचता है कि यार एक प्रिज्म में से इसको मैंने पास किया, एक से मुझे 7 कलर मिले, अब क्यों ना मैं 7 कलर को दोबारा से प्रिज्म पे डाल के देखूं, तो मुझे पता नहीं कितने सारे कलर मिल जाएंगे। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो बच्चों उसको क्या मिलता है वो देखते हैं। उसको ये मिला, उसने फिर इस तरह से प्रिज्म लिया तो वो क्या पाता है कि उसको दोबारा से व्हाइट लाइट मिल जाती है। वो तो सोच रहा था कि बहुत ज्यादा कलर मुझे मिलेंगे क्योंकि एक कलर से 7 कलर मिल रहे, वो ऐसा सोच रहा था, लेकिन दोबारा से उसको कैसा मिलता है, व्हाइट लाइट उसको दोबारा से मिल जाता है। यहां से न्यूटन को समझ में आता है कि भाई ये जो अकेला व्हाइट लाइट है ना, इसी के अंदर ही 7 कलर छुपे बैठे हैं, इसी के अंदर 7 कलर बच्चों छुपे बैठे हैं। ठीक है, तो यहां से ये थोड़ा सा सिद्ध हो गया कि व्हाइट लाइट के अंदर वो 7 के 7 कलर्स हैं। अभी मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि जो कलर्स आप देख पा रहे हैं, तरह तरह के कलर्स आप देख पाते हैं, वो भी यही आपके लाइट का चक्कर है सारा का सारा। कुछ हमारे आई का भी रोल है, बट बेसिकली हम क्या कहेंगे कि जो व्हाइट लाइट है इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं, तो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा, कौन सा कलर ऑब्जेक्ट पे पड़ के आपकी आंखों तक पहुंचेगा, वही आपको दिखेगा, और वहीं से ये सारी चीजें आती हैं कि कलर्स हमें कहां से दिख रहे हैं। ठीक है, तो उस पे आते हैं। अभी देखिए जो हम बता रहे थे, चलिए अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, और 7 कलर के नाम हम थोड़ा ध्यान रख लेंगे, VIBGYOR, विबग्योर से इसको बच्चे याद रखते हैं, विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, विबग्योर से आप इसको याद रख सकते हैं। V मीन्स बच्चों वायोलेट, इसको थोड़ा सा ठीक से प्रोनाउंस करें, वायोलेट। इंडिगो ब्लू, ग्रीन, और बच्चों ये येलो, यहाँ पे ऑरेंज, और ये है आपका रेड। ठीक है, ये 7 कलर्स आपकी व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं, ये न्यूटन ने देखा। बच्चों यही नहीं, एक एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने और भी किया था, जिसको न्यूटन की प्लेट का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसने प्लेट में कुछ ऐसे खाने बनाए थे, मतलब बॉक्सेस बना लिए थे, उसमें कलर भर दिए उसने। ठीक है, और उस प्लेट को फिर ऐसे घुमा दिया, पहले धीरे धीरे घुमाया, फिर उसने तेजी से घुमाया। तो पहले तो उसको सारे कलर सेपरेटली दिख रहे थे, भाई ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, पहले सारे अलग अलग दिख रहे थे। फिर जब ज़्यादा तेजी से वो प्लेट घूमी तो उसको क्या मिला कि पूरी की पूरी प्लेट ना उसको व्हाइट नजर आने लग गई। अब यहां से फिर दोबारा से न्यूटन को समझ में आ गया कि भाई 7 कलर मिलकर कैसा कलर बनाएंगे बच्चों, वो बनाएंगे व्हाइट कलर बनाएंगे। अब यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। देखिए आपको मैंने क्या पता उस बात पे जाना भी कि 7 कलर मिलकर कैसा कलर बनाएंगे, व्हाइट बनाएंगे। तो अगर मान लो आपको कोई चीज व्हाइट नजर आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो आपको कोई चीज व्हाइट नजर आ रही है तो पता है व्हाइट के पीछे कारण क्या होगा। ऐसा हुआ होगा उस ऑब्जेक्ट पर जो लाइट गिरी होगी, भाई व्हाइट लाइट गिरी है उस पर, तो अगर उस ऑब्जेक्ट ने, अगर तो व्हाइट दिख रहा है तो ऐसा हुआ है कि उस ऑब्जेक्ट ने सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर दी है, उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। जनरली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कुछ कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट के पीछे क्या कारण होगा कि उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया होगा, सारे के सारे कलर, कितने कलर से, 7 कलर से, 7 के 7 कलर वहां से रिफ्लेक्ट कर दिए। जैसे सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएंगे तो हमें सारे कलर मिक्स होके कैसा कलर बनाएंगे बच्चों, व्हाइट। तो रेटिना पे आपको क्या नजर आएगा,
आपको कैसा कलर दिखेगा? व्हाइट दिखेगा, क्योंकि सारे के सारे रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो आज से आप इस बात को समझ लेंगे कि व्हाइट कलर दिखता क्यों है। व्हाइट कलर दिखता है उसके पीछे क्या कारण है? तो कारण ये होता है क्योंकि सारे के सारे कलर या मतलब पूरी की पूरी व्हाइट लाइट जो पड़ती है ऑब्जेक्ट पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो अगर रिफ्लेक्ट हो गई तो उसका मतलब सारे कलर रिफ्लेक्ट हो गए, और सारे कलर अगर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आए तो सारे कलर मिक्स होकर कैसा कलर बनाते हैं? व्हाइट बनाते हैं। ठीक है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट में कैसा अपीयर होगा? व्हाइट अपीयर होगा। अब यही से चलिए ब्लैक को समझ लेते हैं। ब्लैक क्यों दिखता है कोई चीज? तो ब्लैक तब दिखता होगा, देखो एक एग्जांपल ले लो। मान लो आप किसी ऐसे रूम में एंटर कर गए जहां पे बिल्कुल अंधेरा है, मान लो कोई किसी प्रकार का लाइट नहीं है। अगर आपकी आंखों में कोई लाइट आएगा ही नहीं तो वो चीजें मतलब वो कोई कलर दिखेगा ही नहीं, मतलब वो सब कैसे दिखेगा? ब्लैक ब्लैक दिखेगा ना। ठीक है, तो ब्लैक दिखने के पीछे कारण क्या हुआ कि कोई आंखों में लाइट आया नहीं सर, रिफ्लेक्ट कुछ हुआ नहीं सर, तभी हमें ब्लैक दिखा। तो अगर कोई चीज जैसे मान लीजिए किसी का बैग है ब्लैक, या फिर मान लो किसी के हेयर्स ब्लैक दिख रहे हैं, या कोई और चीज आपको ब्लैक दिख रही है, तो वो चीजें ब्लैक क्यों दिखती हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस पर पड़ने वाली लाइट, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट हो गई, वो सारे की सारी लाइट को क्या कर रहा है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। बात को ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारी लाइट को अंदर अपने अंदर क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर वहां से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ ही नहीं रही है तो हमें दिखेगा कैसा कलर? कोई दिखेगा ही नहीं, मतलब वो चीज कैसे दिखेगी? फिर ब्लैक नजर आएगी। तो ब्लैक दिखने के पीछे रीजन है कि ऑब्जेक्ट का सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेना, और व्हाइट का मतलब क्या था? सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देना। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आपको वो दिखेगा जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आएगा। ठीक है, तो अब मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपको रेड दिख रहा है। ठीक है, ये मान लो आपको रेड दिख रहा है बच्चों। अब रेड अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखा है तो अब इस पर तो व्हाइट लाइट गिरा होगा, व्हाइट लाइट गिरा होगा। व्हाइट लाइट का मतलब था सातों कलर गिरे होंगे सर, VIBGYOR सारे गिरे होंगे सर, लेकिन सर दिखा तो ओनली रेड है। तो बच्चे इसका मतलब ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट ने ये तो सारे कर लिए होंगे एब्जॉर्ब, और बच्चे इसने रेड कलर को क्या किया होगा? रिफ्लेक्ट किया होगा, और ये आपकी आईज में पहुंचा होगा, तभी ये ऑब्जेक्ट आपको रेड नजर आया होगा। ठीक है, अब यहां से आप समझ लेंगे कि कोई भी कलर हमें दिखता क्यों है, किस वजह से दिखता है। मतलब दिखता वो है जो रिफ्लेक्ट होके आता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने रेड को रिफ्लेक्ट किया है तो वो रेड दिखेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ब्लू को रिफ्लेक्ट किया, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर लिए, तो वो आपको ब्लू दिखेगा। तो यहां से आप सारी बातें समझ गए होंगे कि जो रिफ्लेक्ट होगा वो दिखेगा, जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं। शायद कलर्स का जो फंडा है वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, या ज्यादातर आप ऐसा कह सकते हैं एग्जाम में पूछा जाता है ये बच्चों से, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हम अभी थोड़ी बहुत बातें हम कर ही चुके हैं, वैसा ही अभी हम देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन का मीनिंग ये है कि लाइट का कहीं से भी चल के आना, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ना और पड़ के मुड़ जाना उसी मीडियम में। जैसे मान लीजिए एयर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, एयर में हमारे पास कोई लाइट रे आई है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी है, पड़ के मुड़ गई है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा होता है। ठीक है, तो कई बार बच्चों को लगता है कि रिफ्लेक्शन सर मिरर ही कर सकता है ना, क्योंकि हम जनरली एग्जांपल मिरर का ही लेते हैं। मिरर बच्चे इसलिए हम लेते हैं क्योंकि मिरर एक अच्छा रिफ्लेक्टर या काफ़ी अच्छा एक पॉलिश्ड सरफेस, तो आप कह सकते हैं, इसलिए उसको हम यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्ट अच्छा खासा करता है, इसलिए हम मिरर को यूज कर लेते हैं। चलिए अभी समझ लेते हैं एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए सबसे पहले एक ऐसे हम लाइट रे मान लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये कहीं से भी लाइट रे इंसिडेंट हुई है और बच्चों ये लाइट रे ऐसे आके चली गई। बच्चों जो आने वाली लाइट रे है, इस लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट रे। ठीक है, शॉर्ट में IR से आप उसको बोल सकते हैं। जो बच्चे
पढ़ के लाइट रे मुड़ रही है, वापस गई है, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या नाम बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। RR से इसको आप शॉर्ट में ऐसे नाम दे सकते हो, अपनी तरफ से दे सकते हो, बाकी बुक्स में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, शॉर्ट में ऐसा कुछ दिखाते नहीं। ठीक है, इंसिडेंट रे और ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो फिनोमिना है लाइट रे का आना, किसी सरफेस पर पड़ के वापस मुड़ जाना उसी मीडियम में, मतलब अपना पाथ चेंज कर लेना विदाउट चेंज इन मीडियम, बिना मीडियम को चेंज किए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं। इट इज चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट, इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट चेंज इन मीडियम। बच्चों कैसा फिनोमिना है? चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ के चेंज होने का फिनोमिना है, बिना मीडियम के चेंज हुए। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसका डेफिनेशन आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। बाकी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है ना, इस तरह से भी आप इसको शॉर्ट में बता सकते हो। ओके, अभी मैं एक अच्छा सा डायग्राम इसका बना देता हूं, अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ इस पे आपको समझानी है। देखिए, तो ये हमारा वही इंसिडेंट रे बच्चों, और ये हमारा हो गया, चलिए IR बोले तो इंसिडेंट रे, RR शॉर्ट में रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जिस पॉइंट पे लाइट रे आके इंसिडेंट होती है, पड़ती है, या जहाँ से उठती है, उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस सरफेस पर। ठीक है, इस सरफेस का नाम हम रखते हैं, सॉरी, इस परपेंडिकुलर का नाम हम रखते हैं बच्चों नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट किया है उस पॉइंट पर, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये नॉर्मल बच्चों जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड I, मतलब इसको I से लिखते हैं और इसको लिखते हैं R से। I का नाम बच्चों, I को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। R को क्या बोलेंगे? कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि सर अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इसको हम बोल देंगे सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है, ये तो हो गया छोटी मोटी बात इसके बारे में। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है हमें? देखिए, तो प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दो बातें बोलेगा। ठीक है, दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। आप जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है एग्जाम में तो यही आपको लिख के आना होता है ना। तो पहली बात ये बोलता है कि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। देखिए, चाहे किसी भी तरह का सरफेस हो, नो मैटर, चाहे सरफेस रेगुलर हो मतलब पॉलिश्ड हो, चाहे नॉन पॉलिश्ड हो, कैसा भी सरफेस हो, रेगुलर हो चाहे इरेगुलर सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, ठीक है, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये I और R एंगल्स हमेशा हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि एंगल I और एंगल R हमेशा हमेशा बराबर होंगे। किस केस में? हम बात कर रहे हैं बच्चे रिफ्लेक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्शन में I और R हमेशा क्या मिलेंगे? बराबर मिलेंगे। अब कोई मैटर नहीं है, आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है, कोई दे सकता है कि भाई इस तरह का सरफेस है, अब बताओ इस पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा कि नहीं, मतलब I बराबर R होगा कि नहीं। तो कोई फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, जो बात आपको मैंने बता दी है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस में आपको थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन जो लाइट पड़ेगा ना तो वो इतने एंगल से हमेशा मुड़ेगा कि जो I रहा होगा वही R बनेगा।
ठीक है, वही क्या बनेगा R। बस थोड़ा सा क्या होता है, रेगुलर सरफेस है, मतलब अगर पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो थोड़ा जो रिफ्लेक्शन है वो मतलब रेगुलर सा बन जाता है, उसमें इरेगुलर सा नजर आता है। ठीक है, इतना सा ही बस थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है बच्चों, एक बात आपकी पूरी हो गई है, अभी दूसरे पे आते हैं। चलो मैं यही लिख देता हूं, देखो दूसरी बात, ये बात बहुत कम बच्चों को समझ में आती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जनरली बच्चे इसको मतलब रट भी लेते हैं, बस ठीक है दे रखा है किताब में तो बस हो गया तो, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट में मेरे से पूछ भी सकते हो, कोई बात अगर रह जाती है तो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं इसको समझाने की। देखिए दूसरा ही बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड बच्चों नॉर्मल, ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। क्या बोलता है, ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपके पास प्लेन्स कितने होते हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लेन कितने होते हैं आपके, 3 प्लेन होते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्लेन का मतलब एक्सिस भी समझ लेते हैं, सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना, सॉरी जी एक्सिस। ठीक है, तो वो भी समझ लेते हैं, लेकिन वो एक्सिस है, प्लेन का मतलब क्या वो समझेंगे एक बार। आप जिस भी रूम में हैं प्यारे बच्चों, उस रूम में आपके पास कहीं इस तरह से कॉर्नर बन रहा होगा, ऐसा कॉर्नर, आपके रूम का एक कॉर्नर आपको पकड़ लेना है। ठीक है ना, उस कॉर्नर को देखना है, और इस कॉर्नर से आपकी एक दीवार तो इस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है, एक दीवार इस तरफ होगी, है ना, इस तरह से। तो अभी मान लेता हूं मैं इस तरफ मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, ये जो आपकी तरफ दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये सपोज वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ठीक है, तो 2 एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनता है, 2 एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनता है। ठीक है, ठीक है, तो एक्सिस कितने हैं, 3 हैं, तो 2 को मिलाओगे तो आपके पास 3 प्लेन बन जाएंगे। कौन कौन सा मैं आपको बता देता हूं, देखो, एक तो एक्स वाई, एक्स और वाई का प्लेन, ये जो मतलब आप जिस फर्श पर बैठे होंगे, ठीक है ना, जो फर्श होगा भाई एक्स, तो आपकी एक दीवार का वो जो कॉर्नर होगा, मतलब एक दीवार के साथ साथ नीचे उस पर चल पड़ो, तो वो आपका मान लो एक एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एक इस तरफ मान लेंगे, उसको हम वाई एक्सिस बोल देंगे, और ऊपर की तरफ जो पॉइंट होगा, ठीक है, उसको हम बोल देंगे मतलब ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, ये हाइट वाला, इसको हम बोल देंगे जी एक्सिस। अब इसमें 2 एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनेगा, तो एक ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये जो फर्श होगा आपका, ये इसको आप क्या कहेंगे, सर ये एक्स और वाई का प्लेन है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, आप तो कह सकते हैं कि सर ये एक्स वाई प्लेन में है। अगर कोई इस तरफ, इस दीवार पे, जैसे मान लो ये दीवार हो गई ना इस तरह से, ठीक है, इस दीवार पे अगर कोई चीज़ है, तो ये मैंने बोला था एक्स एक्सिस, ये बोला था मैंने जी एक्सिस, तो भाई जी का मतलब जेड ही होता है, तो ये एक्स और ये जी, तो इसमें अगर कोई पॉइंट है तो आप कह सकते हो कौन से प्लेन के अंदर है। 2 एक्सिस हो गए ना, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस को मिलाकर प्लेन, मतलब एक्स जी का प्लेन, एक्स जेड प्लेन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हुआ तो वो पॉइंट कहाँ होगा, एक्स जी प्लेन के अंदर, एक्स जेड प्लेन के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखेंगे, जैसे ये बोर्ड है आपका ना, ये बोर्ड है, अब समझना इस बात को। देखो ये आपका कौन सा एक्स एक्सिस हमने बोल रखा है, ठीक है, और इस तरफ हमने बोला था वाई, और ये ऊपर का था आपका जेड एक्सिस या जी एक्सिस। तो बच्चे आप समझिए ये बोर्ड का प्लेन है, इसमें जब इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखूंगा, तो ये जो लाइट रेज हैं आपके, देखो इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड में से कोई चीज़ इस तरफ तो आएगी नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला रह गया और एक ऊपर वाला रह गया, ये, तो ये दोनों चीज़ें बची हैं बस ओनली, और एक्स और जेड है ना। देखो आप, तो एक्स और जेड, इसके अंदर आप समझेंगे ये कोई लाइट रे आई, ये कोई लाइट रे आई बच्चों, ठीक है, और इसी में वापस चली गई, इसी में आ रही है, इसी में वापस जा रही है। अब इसके अंदर आप ये सोचो, ये तो एक ही प्लेन है ना, ये तो एक प्लेन हुआ, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। इसी प्लेन में तो लाइट रे आ रही है
और इसी में वापस जा रही है, इसी में आ रही है, इसी में वापस जा रही है, और नॉर्मल भी इसी में है, नॉर्मल भी इसी में है, तो आप क्या कह सकते हो सर, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सारे एक ही प्लेन में आ गए। बात को समझिएगा। मान लो आप यहाँ पे एक मिरर अज्यूम करो, यहाँ पे मैंने एक मिरर रख रखा है, मिरर, तो उस पे ऐसे लाइट रे आ रही है, ऐसे जा रही है, इस तरफ आई, इस तरफ चली गई, तो इंसिडेंट रे भी यहीं आ गई, इसी प्लेन में आ गया, और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं आ गई, और नॉर्मल भी यहीं है। तो सारे के सारे जो है ना वो एक ही प्लेन में मौजूद हैं। तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, पहली बात तो आपने देख ली थी, एंगल आई बराबर हमेशा एंगल आर होगा, और दूसरा बच्चों ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, अगर ये आपको अभी भी थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है, बट मैं इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आप प्लेन्स को समझ पाएं, प्लेन किस तरह से आप समझ सकते हो उसको समझ पाएं, तो एक स्पेशल वीडियो कोई बना देंगे तो और भी अच्छे से शायद आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर हो भी गया होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं हुआ है उनको भी टेंशन नहीं लेनी है कि सर मुझे तो समझ में आया नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ मार्कर से मैंने समझाने की कोशिश किया। मैं कभी रूम को लेके, मतलब रूम में से मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्लेन्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था वो सब आ जाएगा समझ में। उसके लिए डोंट वरी, टेंशन ना लें। ओके, तो यहाँ पे हमने दो तीन बातें अभी आपसे डिस्कस की हैं। ठीक है, शायद सारी बातें आप समझ गए होंगे। अभी ऐसा करेंगे, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। ठीक है, और इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे हम क्या बात करेंगे, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसके कुछ केसेस लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें कुछ आपको दो चार कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करा देंगे। ठीक है, किस किस तरह की सिचुएशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं आपसे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, एंगल आई और एंगल आर। यहाँ तक आप ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।